सो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से अब हमारा पार्ट 2 में सेक्शन 2 2024 फिजिक्स पेपर 1 का सेक्शन 2 डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 1 को हमने ध्यान से देखा था कि क्या स्ट्रक्चर है। तो एक चीज़ मैं बोल देता हूँ कि 24 के पेपर में सेक्शन 1 ना थोड़ा पावर प्ले की तरह था कि आप जल्दी जल्दी आंसर निकाल लो, ठीक है। लेकिन सेक्शन 2 में 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन में तीनों का टोटल मार्क्स है 4, और ये सारे मोर देन करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन हैं, मतलब एक से भी ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन इजी है, आपको आसान बनाना मेरा काम है, ठीक है, क्वेश्चन को आपका। लेकिन आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, लाइक मिडल ओवर्स इन द क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में मिडल ओवर में जैसे जाते हैं ना, धीरे धीरे बिल्डअप करना, उस तरह करना होगा, नहीं तो आपका सिली मिस्टेक्स होने का चांसेस ज़्यादा है। तो देखते हैं पहले सेक्शन डिटेल्स। सेक्शन डिटेल में क्या हो सकता है, मोर देन वन करेक्ट में रूल ये है, हमेशा याद रखना, काफी बच्चों को पता नहीं है और काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 4 ऑप्शन में अगर आपका 100% करेक्ट हुआ, 100% करेक्ट मतलब 3 करेक्ट है तो आपने तीनों दिया, तीनों करेक्ट दिया, या फिर 2 करेक्ट है आपने दोनों दिया, या फिर एक ही करेक्ट है तो आपने वही दिया, ठीक है। तो फिर आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, 4 में 4 मार्क्स। अगर आपने गलती से भी एक रॉन्ग आंसर दबा दिया जो करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, रॉन्ग आंसर चूज कर लिया, तो वो उस क्वेश्चन में आपको -2 मिलने वाला है। वो देखा ही नहीं जाएगा कि आपने सही ऑप्शंस भी दिए थे या नहीं। अगर आपने एक ऑप्शन गलत मार्क कर दी तो आपका सारे जो पहले के सही अटेम्प्ट्स हैं वो भी वेनिश हो जाएगा, सीधा सीधा -2 विल बी रिवार्डेड टू यू। अब अगर पार्शियली करेक्ट हुआ तो, पार्शियली करेक्ट मतलब 3 ऑप्शंस करेक्ट है, आपने 2 ही दिए, तीसरा आपने ढूंढ के निकाल नहीं पाया, तो उस केस में जितना ऑप्शन आप मार्क करेंगे उतना ही मार्क्स मिलेगा। जितना ऑप्शन मार्क करोगे उतना मार्क्स, मतलब 3 करेक्ट में आपने एक ऑप्शन दिया तो मिलेगा 1 मार्क्स, 2 ऑप्शन दिया तो मिलेगा 2 मार्क्स। मान लो कि 2 ही ऑप्शन करेक्ट है 4 में से, दोनों दिए तो कितना मार्क्स मिलेगा, 4। बट एक दिया तो आप ये दावा नहीं कर सकते कि हाँ मैंने तो आधा करेक्ट था तो मुझे 2 मिलना चाहिए, 4 के 50% मार्क्स मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके अंदर वो एबिलिटी, उसका मतलब एडवांस वालों का मानना ये है, पेपर सेट करते हैं तो उनका मानना ये है कि अगर आप में इतना दम नहीं है कि आपने सारे करेक्ट आंसर ढूंढ निकाल नहीं पाए, तो आपने अगर पार्शियली करेक्ट हुआ तो एक क्वेश्चन में आपको एक ही मार्क मिलेगा। 2 दिए तो 4, एक दिए तो एक, बीच में से कोई ऑप्शन ही नहीं है, 2 3 मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह से है रूल। ओके, तो गलत करने से पेनल्टी बहुत ज्यादा है, -2, याद रखना। तो रिस्की पार्ट है। आई होप कि सेक्शन डिटेल समझ में आ गया। सेक्शन 2 है, 3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में 4 मार्क्स। पहला क्वेश्चन मतलब पेपर का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन में हमें अप्रोच, और मेरा अप्रोच और क्वेश्चन को कैसे रीड करता हूँ वो देखिए। डर जाओगे तो आप लाइन बाय लाइन पढ़ने लगोगे, लाइन बाय लाइन पढ़ने लगोगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो पढ़ना, मैं देखता हूँ, मैं अगर इसमें क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ तो मुझे पहले आंखों में ये दिख रहा है, फोर्स इक्वल्स टू माइनस के आर। ये देख के मुझे थोड़ा अच्छा फीलिंग आ रहा है, हाँ राडर में हो सकता है क्वेश्चन। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ने और कॉन्फिडेंस दे दिया। कैसे? क्योंकि स्प्रिंग मुझे पता है, स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स -kx करके आता है, ठीक, और एनर्जी ½ kx² करके आता है, और बोल रहा है कि मास m सर्कुलरली घूम भी रहा है। तो अब मैं अपने लिए, अपने थॉट प्रोसेस के लिए ऐसा सोच ही लेता हूँ कि हिंज किया हुआ है एक स्प्रिंग, एक तरफ मास, और वो सर्कुलर में घूम रहा है, रेडियस मान लेता हूँ r। तो स्प्रिंग की तरफ फोर्स आ जाएगा कितना सर, के आर। बाहर की तरफ अगर वो स्पीड v से जा रहा है तो mv²/r सर, हो गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं। एल दिया हुआ, एल तो एंगुलर मोमेंटम होगा, लिखा होगा, हाँ लिख दिया, एंगुलर मोमेंटम बोल रहे हैं। बोर क्वांटाइजेशन का, अच्छा ठीक है, एल इक्वल्स टू एन एच कट होता है, हमें पता है। अब एंगुलर मोमेंटम का बोल रहे हैं, सर्कुलरली रोटेटिंग पार्टिकल का। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, p इंटू आर परपेंडिकुलर, मतलब लीनियर मोमेंटम इंटू आर परपेंडिकुलर। तो इस केस में हमें एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा mvr, ठीक है, और ये mvr होगा एन एच, जैसे वो गिवन है, ठीक। अब बोल रहा है कि v एंड e आर स्पीड एंड टोटल एनर्जी। स्पीड ऑप्शंस में, अब हम ऑप्शंस जितने हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा
कि इसमें वी स्क्वायर दिया हुआ है, आर स्क्वायर दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, डायरेक्टली क्वांटिटीज फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन एक क्वांटिटी है एल बाई एम आर स्क्वायर, तो बहुत सारे क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा होगा जिन बच्चों का, उन्हें एल बाई एम आर स्क्वायर में फील आएगा कि ये वी बाई आर आने वाला है। कैसे? सिंपली पार्टिकल के लिए, अगर पता नहीं भी हो तो निकाल लीजिए, क्या बात है। अगर एल बाई एम आर स्क्वायर को करेंगे, एल क्या होता है? एल होता है हमारा एम वी आर, और नीचे आ गया एम आर स्क्वायर। सिंपली देखो क्या आ रहा है, वी बाई आर आ रहा है। ठीक, अब वी बाई आर निकालना है। वी बाई आर के लिए हम ये फोर्स वाला पार्ट यूज करते हैं, के आर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इसमें सीधा आर को इस तरफ भेज देते हैं, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो क्योंकि हमें पता है ना वी बाई आर निकालना है, तो इसलिए मैंने वी बाई आर स्क्वायर लिंक होगा। मुझे लेफ्ट साइड वाला पता है, इसीलिए मैं राइट साइड वाला करूंगा। नेक्स्ट स्टेप प्रीवियस स्टेप से ही डिसाइड होता है। तो ये आ गया के बाई एम, तो v बाई आर हमारा आ रहा है रूट अंडर के बाई एम। ऑप्शन दिख गया है मुझे, तो v बाई आर आ रहा है, v बाई आर क्या हो गया, रूट अंडर के बाई एम। चलो ऑप्शन सी तो करेक्ट मिल ही गया। तो मोर देन वन भी हो सकता है, बाकी भी चेक करने पड़ेंगे। तो अभी हम आर आर में फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एम वी आर इक्वल्स टू एन है, उसमें क्यों आर जो है इसमें एच कट है, वी स्क्वायर में भी एच कट है, एनर्जी में भी एच कट है, तो इसलिए मैं एकदम एम वी आर इक्वल्स टू एन एच कट वाला यूज करना चाहता हूँ। तो इसमें एक काम करते हैं, आर को रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वी चाहिए, वी देखना है। तो सिंपली कहाँ है आर, कहाँ मिलेगा? अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, पता चल गया क्या करना है। एम के आर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर था, तो अगर आर को रिप्लेस कर देंगे तो आर आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है एम बाई के इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो आर आ रहा है एम बाई के रूट इंटू वी। तो एम ये वाला यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, कैलकुलेशंस ध्यान से देखिए। v का वी स्क्वायर, आर के बदले रूट अंडर एम बाई के आ गया, इक्वल्स टू एन एच कट। वी स्क्वायर वाला ऑप्शन को चेक करिए, m को अगर अंदर ले जाऊंगा तो हो गया m क्यूब। तो क्या ये एन एच कट रूट अंडर के बाई एम क्यूब है? देखते हैं। हाँ सर, बिल्कुल, ऑप्शन बी भी करेक्ट। आर चेक करते हैं, आर चेक करना बहुत इजी होगा। इस बार हम आर वी को रिप्लेस किए थे, ठीक है ना, आर को रिप्लेस किए थे, इस बार वी को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ से वी निकाल लेता हूँ सेम जगह से, ठीक। वी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा के बाई एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। वी स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं, इसी में बिठा देते हैं के बाई एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला देगा एन एच कट इंटू रूट अंडर एम के बाई एम क्यूब। तो m से m स्क्वायर निकलेगा, तो अंदर सिर्फ m ही रहेगा, एक कैंसिल हो गया, और k से k हो जाएगा, k से डिवाइड कर देंगे तो नीचे आर स्क्वायर इक्वल्स टू एन एच कट बाई रूट अंडर m के आ रहा है, ठीक है। तो इसको देखते ही हमें लगा, पता चल गया कि ऑप्शन ए भी करेक्ट है। तो ए बी सी तीनों करेक्ट आ गया। अभी चेक करना है एनर्जी वाले पार्ट को। एनर्जी वाले पार्ट में पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल में काइनेटिक भी है, और पोटेंशियल तो हमें सीधा सीधा डायरेक्ट गिवन है कि आर स्क्वायर बाई टू। तो पार्टिकल का टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम इसे ही करते हैं। एनर्जी जो है काइनेटिक में हाफ के आर स्क्वायर आ गया, पोटेंशियल में हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। एम वी स्क्वायर निकाल लेते हैं, एम वी स्क्वायर यहाँ से अगर लिख लेंगे, क्यों ऐसे, मतलब वी स्क्वायर तो यहाँ से भी ले सकते हैं, हमें ऑप्शंस देखना है, फिर फील करना है कि कहाँ से लिखने पे फायदा होगा। मुझे लग रहा है अभी यहाँ से लिखेंगे तो के आर स्क्वायर जैसा सिमिलर आएगा, इसीलिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। तो देखो एम वी स्क्वायर बाई आर से अगर हम एम वी स्क्वायर पार्ट लिखेंगे तो के आर स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। तो हाफ के आर स्क्वायर
प्लस हाफ के आर स्क्वायर। ठीक, एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू के आर स्क्वायर लिख दिया। तो एनर्जी टोटल आ रहा है के आर स्क्वायर तो हमारे पास है ही। अब आर स्क्वायर का पूरा हूबहू मिटा देते हैं। ठीक है, के इंटू एन एच कट, आर स्क्वायर यहां से ले आते हैं, डिवाइडेड बाय रूट अंडर एम के। ठीक, के कैंसिल आ जाता है तो आ जाता है एन एच कट रूट अंडर के बाई एम। ये आ गया हमारा टोटल एनर्जी। एनर्जी वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एनर्जी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है कि एनर्जी इक्वल्स टू एन एच कट बाई टू। एक टू एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन हमारे हमने जो सॉल्व किया उसमें टू नहीं है, मतलब डी ऑप्शन रॉन्ग। इसमें किसी स्टूडेंट ने अगर ए बी सी तीनों दिया तो उसे मिलने वाला है 4 मार्क्स। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने 4 मार्क्स मिलेंगे, ए बी सी तीनों दिए तो डी दे दिया उसको मिलेंगे -2। किसी स्टूडेंट ने ए बी सी तीनों दिया फिर भी डी दे दिया उसे मिलेंगे -2। किसी स्टूडेंट ने सिर्फ ए दिया उसको मिलेंगे 1 मार्क्स। किसी स्टूडेंट ने ए और बी दिया उसको मिलेंगे 2 मार्क्स। किसी स्टूडेंट ने ए बी सी तीनों दिए तो उसको मिलेंगे 4 मार्क्स। या फिर किसी स्टूडेंट ने ए और सी दिया उसको मिलेंगे 2 मार्क्स, एक ए के लिए एक सी के लिए। ठीक है, ए सी और डी दे दिया तो उसको मिलेंगे -2। डी में जाना ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्ट्रिंग और वेब के पार्ट से आ गया, तो बेसिक सा है, डरने का कुछ नहीं। पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन में। दो यूनिफॉर्म स्ट्रिंग लगा हुआ है, देखने से पता चल रहा है कि दोनों का मास डेंसिटी अलग अलग है, दोनों का लेंथ भी अलग अलग है। तो बोल रहा है द स्ट्रिंग्स आर अंडर ए यूनिफॉर्म टेंशन। पूरे स्ट्रिंग का सेटअप चाहे मोटा वाला हो चाहे पतला वाला हो, दोनों में टेंशन कितना है? सेम सेम है। और वो बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी वी दे रखा है 1/2L इंटू रूट अंडर टी बाई म्यू। ठीक है, वी डिफाइन द फ्रीक्वेंसी एस, इस तरह से वो फ्रीक्वेंसी बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते। विद नोड एट ओ, बोल रहे हैं कि ओ में हमें नोड बना के फिर देखना है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट है, मतलब कंपोजिट स्ट्रिंग मतलब दोनों को मिला के पूरा सेटअप का वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी जो है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसमें बोल रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी नॉट ही रहेगा जो दिया हुआ है वो। ठीक है, ये तो डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, पहली बात है, अगर ओ पे नोड हो गया तो ये क्लोज्ड स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा। मैं एक का थोड़ा दिखा देता हूँ। अगर स्ट्रिंग का लेंथ एल है और इसमें सबसे छोटा हम बनाए वेव फॉर्म, तो यही हो सकता है। इससे ज्यादा होगा तो ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा, लेमडा आ जाएगा पूरा। तो सबसे मिनिमम क्या बन सकता है? दोनों क्लोज्ड एंड पे नोड्स है, तो इसमें वेवलेंथ का आधा ही आ रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग में इस तरह से सबसे मिनिमम में। तो मतलब ये L जो वो लेमडा बाई 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब लेमडा जो है वो 2L के बराबर हमें दिख रहा है। अब जो V इक्वल्स टू एफ लेमडा हम सबको पता है वेव के लिए, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी हमें मिल रहा है सबसे मिनिमम वाले केस में ड्राइंग के अकॉर्डिंग, वो मिल रहा है V बाई लेमडा। ठीक है, एफ नॉट मानते हैं, तो मिनिमम के लिए हम बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब स्ट्रिंग में जो V होता है वो होता है रूट अंडर टेंशन डिवाइडेड बाई म्यू। म्यू होता है इसका उस स्ट्रिंग का मटेरियल का डेंसिटी, मास डेंसिटी। और इसमें जो 1/λ है उसमें आ गया 1/2L। तो ये वाला क्या है? ये वाला आ गया कि सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है। अब फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे उसके ठीक नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढना है तो हमारा बीच में एक नोड बना सकते हैं, तो ऐसे आएगा, यहाँ पे एक नोड आ गया तो इस तरह से लूप आ गया। तो इस तरह से लूप आने से क्या लेमडा बाई 2 नहीं, पूरा लेमडा ही एल में आ गया। पूरा वेवलेंथ आप देख लीजिए, वेवलेंथ पूरा का पूरा आ रहा है विद इन एल। तो हम यहाँ पे लेमडा बाई 2 की जगह लेमडा लिखेंगे। लेमडा लिखेंगे तो यहाँ पे वी बाई लेमडा मतलब वी बाई एल, एल इक्वल्स टू लेमडा, मतलब ये ट्वाइस इंटू एफ नोट आ जाएगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम एक और ऐड करेंगे तो नोड, तो उसके बाद दोबारा 3 एफ नोट देखने हो पता होना चाहिए ना। एडवांस का क्वेश्चन दिख रहा हो तो ये तो बेसिक थ्योरी है, ये सब पता होना चाहिए। 3 एफ नोट आएगा, 4 एफ नोट आएगा, इस तरह आते रहेंगे। ठीक, ओके, तो हमें फंडामेंटल क्या मिल रहा है लेफ्ट वाले स्ट्रिंग में? फ्रीक्वेंसी वही मिल रहा है जो दिया हुआ है यहाँ पे गिवन, 1/2L रूट अंडर टी बाई म्यू, ये हमें मिल रहा है। ओके, चलो
अब सेकंड केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। सेकंड केस में हमारा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा एफ नॉट डैश एल के जगह 1/2 एल के जगह हमारा ट्वाइस ऑफ एल दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। और रूट अंडर टेंशन तो हर जगह सेम बोल ही दिया है, रूट अंडर टी बाई म्यू वाला जो पार्ट है उसमें दिया हुआ है 4 म्यू, ठीक है, तो हम यूज करते हैं 4 म्यू। तो 4 से 2 अगर बाहर आ जाए तो आ जाएगा 8 एल रूट अंडर टी बाई म्यू। तो सिंपली दिख रहा है कि ये ना एफ नॉट बाई 4 आ रहा है। यहाँ पे जो एफ नॉट फ्रीक्वेंसी था उसको 4 से डिवाइड करो तो ये आ रहा है। तो कौन सा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ही वेव स्ट्रिंग में स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद और ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर सकते हैं और एनर्जी आएगा स्ट्रिंग में, वो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक आते रहते हैं ना, उसके बाद ओवर ट्यून्स आते रहते हैं। तो अब यहाँ पे एफ नॉट बाई 4 मतलब भारी वाला जो है, ठीक है, सेकंड वाला, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कम है। मान लो कि इसका 1/4 ना, मान लो कि इसका फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है। तो ये वाला इसका फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल वाला सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ज्यादा है, मतलब 8 है। तो इसका मतलब 8 के नीचे कोई फ्रीक्वेंसी, 8 के नीचे कोई फ्रीक्वेंसी, ये पहला मतलब पतला स्ट्रिंग से पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रिंग बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका फंडामेंटली 8 है, तो इसके नीचे का फ्रीक्वेंसी वो बना ही नहीं पाएगा। तो फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूरा सिस्टम का 8 के नीचे तो नहीं होगा। अगर पूरा स्ट्रिंग सिस्टम सेटअप पतला प्लस भारी मिला के 8 के नीचे जाएगा तो पतला वाला स्ट्रिंग काम ही नहीं करेगा। तो इसके लिए पूरा कंपोजिट का मिनिमम तो 8 हो सकता है, ये तो फिक्स है। अब हमें देखना पड़ेगा क्या भारी वाला स्ट्रिंग में 8 फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है या नहीं। हाँ सर, देखते हैं भारी वाला उसमें अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम 4 नोड्स बना देंगे, देखो इस डायग्राम को थोड़ा वो कर दें। 4 से ही तो मल्टीप्लाई करना है ना इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एफ नॉट ही आ गया, 4 से कर सकते हैं ना। देखो अगर इसके बीच में नोड्स हमने इंक्रीज कर दी वो तो मैच कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमें देखो ये क्वेश्चन इसलिए हम ऐसे स्टार्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे गिवन था कि आपको मस्ट यहाँ पे नोड रखना ही है विद नोड एट ओ। तो वहाँ पे नोड रखेंगे तो भारी वाला स्ट्रिंग भी तुम्हारा दोनों एंड क्लोज की तरह बिहेव करेगा। तो उसमें इस तरह के स्ट्रिंग में 1 2 3 4 सारे नंबर्स आते हैं, तो सारे नंबर्स आते हैं तो ना ओवर ट्यून्स पे सारे नंबर्स आते हैं, तो 4 तो इजीली मिल जाएगा। तो मतलब 4 मिलेगा तो इसका भी 8 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और इसका तो फंडामेंटल ही 8 है। तो इस जगह में हमें पूरा सिस्टम का मिनिमम कितना होगा, 8, मतलब 8 कौन सा था, 8 इसका फंडामेंटल था। दैट मीन्स अब लाइन पढ़ते हैं, विथ ए नोड एट ओ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग, पूरा सिस्टम का मिनिमम फ्रीक्वेंसी वी नॉट ही होगा। और वी नॉट वो कौन सा दिया हुआ है, पतले वाला स्ट्रिंग का। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। और एक और नोड में और कोई है क्या, तो पढ़ लेते हैं एक, ये वाला एंटी नोड में है, ये वाला भी एंटी नोड में व्हेन टी वाला ऑप्शन देखते हैं। व्हेन द कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कौन सा था, 8 वाला, 8 फ्रीक्वेंसी में, विद नोड एट ओ, अच्छा सेम बात ही बोल रहे हैं, है 6 नोड्स इंक्लूडिंग द एड नोड्स। तो काउंट कर लीजिए, इसमें एक आएगा, इसमें 4 आएगा, इसका एक आके ही 8 बना रहा है फ्रीक्वेंसी, इसमें 4 लूप्स आके 8 बना रहा है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल करेक्ट, ए और सी करेक्ट हो गया। अब हमें एंटी नोड्स में देखना है, ठीक है। थोड़ा क्लीन कर लेता हूं। एंटी नोड्स में, एंटी नोड्स में अगर ओ में एंटी नोड्स रखना है तो इस तरह आएगा, ठीक है। तो पतला स्ट्रिंग का देख लेते हैं फंडामेंटल कितना होगा हमारा। इस तरह में अगर इसमें ओपन एंड कंसिडर करेंगे, ओपन एंड अगर कंसिडर करेंगे तो ये λ/4 आ रहा है एल में, एल लेंथ में, ठीक है, क्योंकि ये ओपन है। तो इसका मतलब
फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल जो है वो वी बाई लेमडा करेंगे, लेमडा आ रहा है 4L, ठीक है, और वी को हम लिख देते हैं 1 बाई आपका टी बाई म्यू, ठीक। अच्छा, अभी इसको ठीक से लिखते हैं, इतना बेसिक से हमें करने की जरूरत नहीं, हमें ये डायरेक्टली याद रहता है, ठीक है ना। कौन सा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन एंड के लिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड एंड के लिए। तो पतले स्ट्रिंग का मैं मान लेता हूँ इसका F1 है फ्रीक्वेंसी, और इसका मान लेता हूँ F2 है ओपन एंड केस में, ठीक है, मतलब एंटी नोड केस में, यहाँ पे एंटी नोड है। तो F1 हो गया 1 बाई 4L इंटू रूट अंडर टी बाई म्यू। F2 हो गया 1 बाई 4 इंटू एल, कितना हो गया 2, इंटू रूट अंडर टी बाई म्यू, कितना हो गया 4 म्यू। तो ऐसा आ रहा है। तो ये दोनों F1 और F2 मैंने जो लिखा वो लिखा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब हमें क्या करना है, दोनों तो मैच तो नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो, इस तरह एक ओपन एंड जब होता है ना, उसमें हमें सारे हार्मोनिक्स नहीं मिलते, मतलब सारे नहीं मिलते। तो ओवर ट्यून्स में कैसे रहते हैं, ऑड नंबर्स में मिलते हैं। आप अगला देखोगे तो ओपन एंड इस तरह रहेगा, ठीक है। तो इसमें हो गया लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 4, मतलब यार 2 2 कर देंगे तो 3 लेमडा बाई 4, तो ऑड नंबर में आएंगे, ठीक है। लेमडा बाई 4 के 3 टाइम्स हो रहा है, तो ऑड नंबर में आएंगे। 3 में आया, फिर उसके बाद 5 में आएगा, 3 5 इस तरह से आएंगे। तो पतले वाला स्ट्रिंग का भी ओपन एंड, तो उसका भी ऑड नंबर में सारे फ्रीक्वेंसीज आएंगे। फंडामेंटल के ऊपर जो होगा, फंडामेंटल मान लीजिए 8 है, तो उसके वाला 3 टाइम्स 3 इंटू 8, उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 8 इस तरह आएंगे। और भारी वाला जो है 4 म्यू डेंसिटी वाला, उसका भी ऑड नंबर में आएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा मैथमेटिकली तुमको मैं समझा देता हूँ। देखो, मैं मान लेता हूँ कि इसका जनरल फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला एफ है, ऊपर ऑड नंबर आएगा तो मैं मान लेता हूँ 2n+1 है। एन को 0 करूंगा तो फंडामेंटल आएगा, एन को 1 करूंगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। एन को 2 करूंगा तो 5 आ जाएगा। तो ये बाई 4L डिवाइडेड बाई टी बाई म्यू। तो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल तो था, फंडामेंटल तो मैच नहीं हो रहा है, फंडामेंटल के बाद एन वाला कोई नंबर है जो भारी वाले के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहे हैं। तो सर मैच क्यों करवा रहे हो, एक चीज देखो, जब लाइट से समझा देता हूँ, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे आता है, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। स्नेल्स लॉ है, वेलोसिटी स्पीड चेंज होता है, स्पीड चेंज होते ही उसका वेवलेंथ भी चेंज होता है। एक ही लाइट रे का वेवलेंथ भी चेंज होता है, लेकिन उसका क्या सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों स्ट्रिंग के भी दो अलग अलग मास डेंसिटी है, तो दो मीडियम सोच सकते हो, तो दोनों में टेंशन भी सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या सेम रहेंगे, फ्रीक्वेंसी। स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो सकता है, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहेगा तो पूरा एज ए सिस्टम, होल सिस्टम कैसे वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना। तो अब फ्रीक्वेंसी वही हमने पहले भी किया था कि उसको 4 4 टाइम्स करोगे तो 8 8 होगा, सेम होगा। तो सेम होना जरूरी है ना फ्रीक्वेंसी पूरा सिस्टम में। तो अब दूसरे वाले पार्ट का जनरल कर देते हैं, मान लेते हैं 2m+1 है इसका। एम भी कोई नंबर पुट कर लो, 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे आते रहेंगे। तो इसको लिखते हैं 2m+1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ रहा है 8 दो दो 16L इंटू रूट अंडर टी बाई म्यू। रूट अंडर टी बाई म्यू हो रहा है कैंसिल, ठीक है। और 4 से 4 कैंसिल कर देता हूँ, एल से एल गया, 4 से 4 कैंसिल करूंगा, 4 से 16 में 4 आ जाएगा। तो आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 2 8n+4 इक्वल्स टू 2m+1, इस तरह आ रहा है। तो यहाँ पे आ गया 4 को माइनस करूंगा तो 3, 8n इक्वल्स टू 2m-3। अब मैथमेटिकली मैं लॉजिक लगा ही देता हूँ, ठीक है। वैसे बोलने को तो मैं पहले भी बोल दे सकता था, क्योंकि F1 और F2 में इवन है, 1:1 कितना होगा, 4 को होगा ना, हाँ 1:4 है रेशियो F1 F2 का। तो अगर रेशियो ऐसा आ रहा है 1:4 आ रहा है, तो उसमें कभी भी मैच नहीं हो सकता ऑड नंबर वैल्यूज। तो ऐसे बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं इतना मेहनत करके वो एन और एम लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, मैंने क्या माना कि एन नंबर जो है ना फ्रीक्वेंसी के बाद, एन नंबर फ्रीक्वेंसी जो है फंडामेंटल के बाद, वो और दूसरे स्ट्रिंग का एम नंबर जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच हो रहा है। अब लेफ्ट ये एज्यूम करके हमें क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में 8n आ रहा है, राइट हैंड साइड में 2m-3 आ रहा है। 8n जो है, n चाहे कोई भी इंटीजर हो, ठीक है,
n चाहे कोई भी इंटीजर हो, 8n तो हमेशा इवन होगा। m चाहे कोई भी इंटीजर हो, 2m तो हमेशा इवन होगा। अगर इवन से हम 3 माइनस कर देंगे तो पूरा नंबर क्या हो गया, ऑड। 3 माइनस करके देखिए किसी भी इवन नंबर से, ऑड। तो एक साइड इवन, दूसरे साइड ऑड, कभी पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने जो किया था कि फ्रीक्वेंसी जनरल लेके फ्रीक्वेंसी इक्वल करके देखा कि n और m का ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं आ सकता इंटीजर में जिसमें इवन और ऑड इक्वल हो जाए। ठीक है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, जो हमने इज्यूम किया था शुरू में पॉइंट ओ में, जो एंटी नोड वाला पार्ट, वो बन ही नहीं सकता, कभी भी बन नहीं सकता, नोड ही बनेंगे। अगर बन जाता तो ये इक्वेशन मैच होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा काउंटर हमने किया। तो समझाने के लिए मैं इतना टाइम दिया, बाकी सॉल्व करने में तो ये 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपसे हो या नहीं पता, मैं तो एक्सपीरियंस होगा तो हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे सीखो सीखो, होते रहेंगे। अब देखो ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन 1 तो हमारा करेक्ट था, ऑप्शन सी भी करेक्ट था। ऑप्शन बी बोल रहा है विद एन एंटीनोड एट ओ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, दिख रहा है ना, ओके, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कॉम्पोजिट स्ट्रिंग इज 2v0। कैसे होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ही नहीं आएगा वाइब्रेशन वाला, ऐसे वाइब्रेट होगा ही नहीं, बी रॉन्ग है। नो वाइब्रेशन मोड विद एन एंटीनोड एट ओ इज पॉसिबल फॉर, बिल्कुल सही, डी। नो वाइब्रेशन, कोई भी वाइब्रेशन मोड, वाइब्रेशन क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे एंटीनोड देके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए, सी और डी तीनों के तीनों देंगे 4 मार्क्स, पार्शियली देंगे तो एक ऑप्शन के लिए 1 मार्क्स, रॉन्ग वाला दबा दिया तो सारे गए -2। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, आई होप कि मैं समझा पाया हूँ सही से, बाकी सॉल्व करते टाइम तो आप स्पीड में होंगे। लाइट से लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम चले जाएंगे सेक्शन 3, और भी मजा आएगा, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे ग्लास, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड और कॉमन सा दिख रहा है, कोई भी एडवांस का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है कोई भी कॉमन सा बुक से तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भरे हुए हैं। तो ए ग्लास बीकर हैज ए सॉलिड प्लेनो कॉन्वेक्स बेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, पहले इसको मार्क कर देते हैं। इसको थोड़ा मैं अपने तरह से ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ओके। अब बोल रहा है कि प्लेनो कन्वेक्स बेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस चीज का बोल रहा है, इसका दे रखा है 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स 9 सेंटीमीटर, इसका कर्व दे रखा है 9 सेंटीमीटर कर्वेचर, आर दे रखा है। ठीक है, आर वाइल, अच्छा बोल रहा है कि ये वाला जो सरफेस है नीचे का, ये एज ए मिरर एक्ट कर रहा है। अरे ये तो लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन हो गया, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है ना, बेसिक आपके फॉर्मूला बुक में, आपके क्लास के कॉपी में ये फॉर्मूला होंगे ही होंगे। ठीक है, क्लास में तो भराए जाते हैं। तो द बीकर इज फील्ड विद लिक्विड, फिर ये पार्ट लिक्विड वाला पार्ट है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है, एन बोल रखा है। ठीक है, इफ द इमेज ऑफ ए, यहाँ पे इफ इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत रिपीट हुए कि जहां पे ऑब्जेक्ट है, देखिए क्वेश्चन में जहां पे ऑब्जेक्ट है वही भी इमेज बन रहा है बहुत बार। इफ द इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ एट हाइट h, मतलब इज फॉर्म्ड ऑन टू इट सेल्फ, बोल रहा है ओ पे ही ऑब्जेक्ट है, ओ पे ही इमेज है, एट ए हाइट h। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, तो ये जो इमेज पे ही ऑब्जेक्ट बनना, ये तब होता है जब वो 2f पे होता है, ऑब्जेक्ट जब ट्वाइस ऑफ फोकस फोकल लेंथ में होता है। तो ये जो f है ये तो इक्विवेलेंट आएगा, पूरा सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। मतलब ये जो क्वेश्चन है आपको सिर्फ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ही निकालना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर ये लेंस और दो लेंस का कॉम्बिनेशन है और फिर मिरर लेंस का कॉम्बिनेशन है, मान लेते हैं दोनों लेंस मिला के कुछ लेंस का है फॉर्मूला, तो हमारे पास सिंपल सा 1/f इक्विवेलेंट कॉमन सा फॉर्मूला इज 1/f मिरर माइनस 2/f ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस है इसका कॉम्बिनेशन का। ठीक है, कॉम्बिनेशन का। तो अब इसमें मिरर तो प्लेन मिरर है, प्लेनो कॉनकेव आ गया, प्लेनो कॉन्वेक्स आ गया, उस केस में मिरर वाला फोकल लेंथ हो गया इनफाइनाइट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रह गया, फॉर्मूला रह गया 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू -2/fl। अब हमें fl निकालना है। ठीक है, fl निकालना है, देख लेते हैं। लेंस के लिए मान लेते हैं पहला लेंस का है f1,
दूसरे लेंस का है, दूसरे पार्ट का है f2। तो f इक्विवेलेंट हमेशा होता है दोनों लेंस के टच में अगर रहे तो कॉम्बिनेशन का, वो भी आपको हमें पता है कि 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। ठीक है, तो अब f1 निकाल देते हैं। f1 में f इस तरह के कर्व में क्या फॉर्मूला लिखते हैं, f में हम लिखते हैं 1/f लिखते हैं n माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, सबसे कॉमन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों वाला। अब पहले लेंस में हम देख लेते हैं कि इसका दिया हुआ है हमें 1.6 माइनस 1, f1 वाला केस ये 1/r1। अब लाइट किसी तरफ से हमें मानना पड़ेगा, मान लेते हैं कि लाइट इस तरफ से, मतलब अभी लेंस का काम कर रहा है, मिरर नहीं, सिर्फ दो लेंस का काम कर रहा हूँ कि f1 निकाल रहा हूँ पहला लेंस का। तो उसमें मान लेते हैं कि लाइट अगर लेफ्ट से गया, जिस तरफ से लाइट मानेंगे, जिस सरफेस पे पहले लाइट गिरता है वो होता है R1। ठीक है, और दूसरा वाला R2। और साइन कन्वेंशन हम लेफ्ट राइट के हिसाब से, लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव कर देंगे। और यहाँ पे R1 जो है सरफेस वो प्लेन सरफेस है, सो दिस विल बिकम 1/इंफिनिटी माइनस R2 वाला जो है वो हो गया 9। तो 9 तो लेफ्ट की तरफ कर्वेचर है, तो 1/-9 कर देते हैं। ठीक है, तो 1.6 माइनस 1 मतलब 0.6, और यहाँ से आ रहा है 9, 0.6/9। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के एडवांस के काफ़ी, ये आप ध्यान रखें, एडवांस के काफ़ी क्वेश्चंस में ना, जो अगर हम ऐसे फ्रैक्शन को कैलकुलेट नहीं करते तो बाद में जाके कैलकुलेशन में फ़ायदा होता है। ये एक प्रॉपर्टी है एडवांस एग्जाम का, जान लीजिए आज। तो इस तरह इसको अभी यहाँ पे रखते हैं, बाद में कैलकुलेट तो कभी किसी भी टाइम कर सकते हैं इसको, क्या है ये। ठीक है, अब 1/f2 निकाल देते हैं। 1/f2 फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, n, ये दिया नहीं हुआ है, n-1 इंटू 1/r। तो इस लेंस के लिए सेम तरफ से लाइट जा रहा है, तो इस लेंस के लिए ये वाला पहले आ रहा है। ठीक है, 1/-9 माइनस ऑफ, और दूसरा प्लेन है सरफेस, पानी पानी दिया था प्लेन ही होगा, तो -1/इंफिनिटी। तो इसमें f2 क्या आ रहा है, हम माइनस एन को यूज करके 1 - n कर देते हैं डिवाइडेड बाई 9। अब कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, फोकल लेंथ दोनों डेटा हमने यूज कर लिया, अब कॉम्बिनेशन लेंस वाला मिलेगा। अब हमें लेंस वाला कॉम्बाइंड दोनों का मिलेगा 1/f1 प्लस 1 कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ यार, फॉर्मूला लेके 0.6 पे देखो फायदा हुआ ना, हुआ कि नहीं। हाँ सर, प्लस 1 - n/9, नीचे नीचे 9 आ गया तो हम 9 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एफ एल नहीं, 1/f होगा इस तरह से। 1/9 को कॉमन लेंगे तो आज आ रहा है यहाँ पे हमारा 1.6, 1 प्लस 0.6 करके -9 n। ठीक है, ये आ रखा है। अब जाते हैं ओरिजिनल जहाँ से हमें सॉल्व करना है इक्विवेलेंट पूरा सेटअप का। अब मिरर प्लस लेंस में चले जाएंगे, मिरर प्लस लेंस के मतलब इसमें बिठाना है, 1/f इक्विवेलेंट निकालना है -2/fl करके। तो देखते हैं fl हमारा आ चुका है 1 बाई, चलिए 1/f इक्विवेलेंट अब निकलेगा पूरा सेटअप का, -2/2 है ना एक, -2/fl, -2/fl, 1/fl। तो 1/fl मतलब 2/9 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 माइनस n। ठीक है ना, 2/fl हमने 1/fl का वैल्यू रख दिया है पे। ओके चलो, अब यहाँ से एक थोड़ा दिमाग लगाते हैं। इसमें एक माइनस साइन सामने आ रहा है, तो हमें फॉर्मूला में पता है अगर इसमें माइनस साइन आ रहा है, देखो 1.6 है और n का वैल्यूज ना ऑप्शंस में दिए हुए हैं, ऑप्शन देख लो पता चल जाएगा, 1.4, 1.45, 1.35, 1.48। ठीक, और एच भी अलग अलग दिया हुआ है, कौन सा पॉसिबल है ऐसा पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है। तो इसमें सारे 1.6 से कम है, तो मतलब ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव रहने वाला है, तो सामने एक माइनस साइन हमेशा, तो हमारा जो f है नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है नेगेटिव आ रहा है, मतलब है कॉनकेव वाला देगा। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा उस टाइम, पढ़ते टाइम ये पता चलता है, हमें हमें पता होता है ये एक कॉनकेव मिरर देगा जो इक्विवेलेंट। तो अब कॉनकेव मिरर का जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनना है,
तो हमारा h जो है वो होना चाहिए 2f इक्विवेलेंट। तो हम इसलिए इस 2 को नीचे ले जाते हैं, तो 1/2f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, माइनस साइन अभी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमने माइनस से क्या देखा, माइनस से देखा कि मिरर इस तरह होगा, कनकेव मिरर होगा इक्विवेलेंट वाला, ठीक है। तो अब हम सीधा लिखेंगे 1.6, अब बस वैल्यूज निकालना है 9, ठीक। तो 1/2f को हम लिख देंगे h 9, h आ गया 9/1.6 माइनस n। n का एक एक वैल्यू पुट करना है, चेक करना है, कर सकते हो। n दिया हुआ है, देखो यार कौन से n के लिए कौन सा h आएगा, ये देखो, ये देखो n पुट करोगे एक h का वैल्यू आएगा, जो जो मैच करेगा वो निकाल लेना बस, ठीक है। नहीं, एक एक करवा देता हूँ, पहला ऑप्शन करवा देता हूँ, ठीक है, फिर आप बाकी चेक कर लेना। पहला ऑप्शन है 1.42, n का वैल्यू h 50 दे रहा है, तो हम n का वैल्यू 1.42 करके चेक करते हैं, 1.42, ठीक है। 1.60 1.42 क्या आ रहा है, 0.18, ठीक है। तो 9/18 डिवाइडेड बाई 100, 100 ऊपर रख देते हैं, बाई 2 इक्वल्स टू 50। हाँ सर बिल्कुल करेक्ट, देखो ऑप्शन वन, ऑप्शन वन में 1.42 रखोगे तो 50 सेंटीमीटर आ रहा है। यूनिट वगैरह भी क्वेश्चन में एक बार देख लेना। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप, मैं चाहूंगा कि आप ऑप्शन सी बी डी सारे के लिए सेम चेक करिए और आंसर कौन सा हो रहा है कमेंट डाउन कर दीजिए, ठीक है। तो सेक्शन 2 खत्म हो गया। आई होप के बहुत अच्छे से समझ में आया। सेक्शन 3 के लिए गेट सेट रेडी बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो इस तरह से हम सारे एडवांस के पेपर को बहुत ही मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। आपको समझ आएगा, ये मेरा पर्सनल गारंटी है, ठीक, ओके, और आसान लगने लगेंगे। थैंक यू, ओके।